22 अप्रैल 2025 की ये बात है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक इलाका लगता है पहलगाम। उससे लगभग 6 या 8 किलोमीटर दूर एक जगह है बेसन घाटी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देश के लोग घूमने के लिए आते हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की वो तादाद थी जो घूमने के लिए आए हुए थे। दोपहर का समय था और इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं और लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे, उनके सटीक सर पर निशाना लगा रहे थे, और जो मुसलमान थे उनसे कलमा सुन रहे थे, और जो कलमा सुना रहा था उसको छोड़ रहे थे, और बाकी को उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। इस तरह से उन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मारा। एक उसमें नेपाली भी शामिल होता है। इसके बाद उनकी बेवाएं जो होती हैं वो रो रही थी, उनकी वाइफ्स जो होती हैं वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो आतंकवादी उनसे कह रहे थे कि जाकर बता देना, कह देना अपने मोदी से। बस ये मामला था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। लेकिन एक फोटो ऐसा था जो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां पर वो फोटो पहुंचा नहीं था। दरअसल हरियाणा के करनाल का एक गांव लगता है भूसली, और भूसली गांव के ही रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल होते हैं। वो जमीन पर गिरे हुए थे क्योंकि उनमें गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी उनके बराबर में बिल्कुल बेशुद्ध हालत में बैठी हुई थी। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और ये फोटो बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा था, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। और इसके बाद इस फोटो ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद ये जब कहानी पहुंच जाती है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था। वो दौरे के बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं। इसके बाद फिर अपने कुछ साथ में खास लोगों के साथ वो बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था और तारीख आती है 3 मई 2025 की। दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी आपस में मीटिंग करने के बाद एक बात तय करते हैं कि इस हमले का बदला कैसे लिया जाए, और इस हमले के बदले का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है, और इस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आज अपनी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज भारत की सेना ने क्या लिखा है, क्या कर दिखाया है। वाकई वो सैल्यूट के हकदार हैं। पूरी कहानी जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई कुछ अलग नहीं, बहुत कुछ अलग करके दिखा दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की बात की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और 7 मई 2025 की ये बात है। इसकी भी एक तारीख तय कर दी जाती है। देश भर के लोग 244 जिलों को एक संदेश दिया जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन अगर सिचुएशन अगर आ जाए या फिर आ जाएगी, तो गांव गांव शहर शहर आम आदमी से लेकर खास आदमी सेना का हो या फिर ना हो, इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए सबके सब लोग तैयार रहें, और तैयार रहने के लिए बात कही जाती है। एक तरफ पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, तैयार होने के लिए कहा जा रहा था। उधर पाकिस्तान की मीडिया एक कहानी पेश कर रही थी। वो कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान का दावा था। मानो इतना दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान डर जाएगा। ये सब वहां पर ये न्यूज वगैरह चल रही थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी इसी बात को कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर इस तरह की बात चल रही है। लेकिन 6 और 7 मई 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और इसी बीच में भारत के दरअसल खुफिया एजेंसियों ने ये पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार इस बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है, कहां कहां पर करना है, क्यों करना है, इसके पीछे की क्या क्या वजह है। ये इसलिए शायद 15 दिन लग गए थे ये सोचने में, समझने में कि कब कहां कैसे कदम उठाया जाएगा। और इसके लिए ये 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के बीच में प्लानिंग चलती रहती है। और वो प्लानिंग क्या खुफिया एजेंसियों ने जब तैयार किया था, थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने मिलकर ये प्लान कर लिया। दरअसल इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और इस एक एयर स्ट्राइक में जो होता है वो वाकई अपने आप में कमाल होता है। दरअसल इस बात की जानकारी शीर्ष सैन्य अधिकारी, सीनियर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मीडिया में आकर ये बात पूरी बताई। उन्होंने बयां की। उन्होंने बताया कि बहवालपुर, मुरीद के 13, तहराला का, सियालकोट, बरनाला, कोटली में 2 होते हैं, मुजफ्फराबाद में 2 हमले होते हैं। इस तरह से 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, और निशाना बनाने के बाद लगभग 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। न केवल उनको बल्कि उनके ठिकानों को भी। यदि हम उनके बारे में तफसील से बात करने की कोशिश करें तो पहले अगर नंबर पर मरकज सुभान अल्लाह
वहवलपुर जो है कि जैश ए मोहम्मद का एक हेडक्वार्टर बताया जाता है। ये हेडक्वार्टर है और इसका जो प्रमुख है वो है मसूद अजहर। इसमें एयर स्ट्राइक में 10 उसके रिश्तेदार मारे गए हैं और रिश्तेदारों में उनकी एक बड़ी बहन, उनके बहनोई है, उसकी भतीजी है, उसका भतीजे का हस्बैंड, भतीजी का हस्बैंड यानी कि उनका दामाद है, साथ ही एक अन्य भतीजी है। टोटल मिला के 10 उनके परिवार के सदस्य होते हैं। जब तक इस बात की खबर पहुंचती है मसूद अजहर तक, तो जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया होता है और यही इस इलाके में इसका हेडक्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जब ये बात इंडियन मीडिया ने लोगों को बताई तो वाकई कमाल की बात है, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर हम और ज्यादा जानकारी की बात करें तो दरअसल 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस ICA 814 हवाई जहाज इसका अपहरण कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। इस दिन इस हवाई जहाज के अंदर 191 मुसाफिर थे और आतंकवादियों ने शर्त रखी थी कि भारत सरकार से कि हमें ये मसूद अजहर चाहिए, साथ ही 3 और आतंकवादी जो भारत की अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर बंद थे, हमें वो भी चाहिए। तो भारत को छोड़ने पड़े अपने मुसाफिरों के लिए, अपने उन लोगों के लिए। जब वो छोड़ दिए गए थे तो उनके बाद अजहर ने, मसूद अजहर है जो, इसने साल 2000 में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर हमला करवाया था। जो जैश ए मोहम्मद का इसने ये जो मुखिया है, साथ ही 2001 में संसद पर हमला हुआ था, साल 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ था, साल 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ था। ये सब जो हमले कराने के पीछे की जिम्मेदारी थी या करने वाले लोग हैं या आतंकवादी हैं, ये हैं जैश ए मोहम्मद के लोग। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर तबाह हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है, नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। और यहाँ जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे की, इसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद। दरअसल ये लश्कर तैयबा का ठिकाना है। यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे ना जाने कितने आतंकवादियों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई होगी। अजमल कसाब की अगर हम बात करें तो अजमल कसाब 26 नवंबर 2008 की ये बात है। अजमल कसाब, इस्माइल, शोएब नजर जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आए थे। वो मुंबई में, और मुंबई में आने के बाद सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कामा हॉस्पिटल जैसी जगहों को 4 दिन तक निशाना बनाए रखा था। और 160 लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, साथ ही कई ऐसे अधिकारी थे जिनको भी यहाँ पर मार दिया गया था। अब इसके बाद ये जो ट्रेनिंग लेने वाले थे, जितने भी अजमल कसाब हो, इस्माइल हो, शोएब हो या नाजिर हो, इन्होंने मरकज तैयबा मुरीद से ही ट्रेनिंग ली थी, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना था। और जो 7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक हुआ था, 1:05 पर जो शुरू होता है और 1:30 पर वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी बीच में जो ये ठिकाने थे लश्कर तैयबा का, जहां पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी ने ट्रेनिंग ली थी, उसको भी तबाह कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था 7 मई 2025 की रात को। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरी जगह की, जो कि मुजफ्फराबाद है, शाहबाई नाला कैंप, जो कि लश्कर तैयबा का ही ठिकाना है। सोनमार्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में ऐसे कई हमले हुए हैं। और अभी 22 अप्रैल 2025 की जब कहानी की शुरुआत होती है तो मैंने कहा था कि 3 आतंकवादी आते हैं। तीनों आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं। वो हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, चुन रहे थे, उनको मार रहे थे और जाकर के उनसे बोल रहे थे कि जाकर के अपने मोदी से कह देना कि इस तरह से हमें मारा गया है, इस तरह से हमें छेड़ा गया है। इसके बाद जो होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से ही पता चल जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को गंदेबल एक जिला लगता है कश्मीर का, उसका एक जगह है सोनबर्ग, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और बेकसूर लोग, जो मजदूर थे, डॉक्टर थे या कर्मचारी वहां थे जो काम कर रहे थे, रात का वो समय था, 8 बजे के आसपास आतंकवादियों ने उनको बेवजह गोलियों से भून दिया था। इनकी जो इनको भी जो ट्रेनिंग मिली थी वो शाहबाई नाला कैंप के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसको ये एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। उनको तबाह कर दिया गया है जहां पर इन्होंने ट्रेनिंग ली थी पाकिस्तान में। मरकज अब्बास कोटली, जो कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, LOC से लगभग 13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना है। यहाँ पर फिदाइन तैयार किए जाते हैं। फिदाइन जो अपने शरीर पर कोई भी बम वगैरह बांधकर कहीं भी जाकर फट जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है, उनको ऐसे तैयार किया जाता है। जैसे कि आप 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर मरकज अब्बास जो कोटली है, इसको भी तबाह कर दिया गया है, जो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया और इसका भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सैयद बिलाल कैंप, जो मुजफ्फराबाद में है। यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोट, जंगल में सर्वाइकल कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और लश्कर तैयबा का एक ठिकाना है, यहाँ पर भी इसी तरह के एयर स्ट्राइक्स होते हैं। मुजफ्फराबाद जो है, यहाँ पर सैयदा बिलाल कैंप को इस तरह इसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है।
नंबर 6 पर आता है महमूना जोया सियालकोट, जो कि पठानकोट हमले के लिए 2 आतंकवादी थे, उनको तैयार किया गया था, वो भी इस जगह पे थे जो हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर बताया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन्होंने एसओजी की टीम पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगवीर सिंह, बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर महमूना जोया सियालकोट, और इन्होंने इसी के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पठानकोट पर भी हमला किया था। इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है, यानी कि जितने भी आतंकवादी हमारे इंडिया के अंदर घुसे से जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उन सेंटर्स को कई हद तक तबाह कर दिया गया है, इसको नाबूद कर दिया गया है। यहाँ पर इसको भी इसमें तबाह कर दिया जाता है। 6 नंबर पर जो हमें बताया, 7वें का भी तबाह कर दिया जाता है। 8वें नंबर की बात करें तो मशकर राहिल साहिद कोटली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र है, 2023 में सरदारों पर हमला किया गया था। उन आतंकवादियों को भी इसी जगह पर मरकज राहिल साहिब कोटली में ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर है। इसको भी 6 और 7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का यह ठिकाना है। इसमें बताया जाता है कि भीमर बरनाला कैंप, यहाँ पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। जब ये तबाह हो जाते हैं, रात में ही अचानक से ही पाकिस्तान ने कुछ जो ऐसे अधिकारी हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के बयान देना शुरू कर दिया। अगर हम बयान की बात करें पहले की, तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, अब उन्होंने ये बयान दिया है, अब यह पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला हुआ है, इसमें आम नागरिक मार दिए गए हैं, बस विदेशी सिंपैथी हासिल करने के लिए कि विदेशों में जाकर ये रोना रोएं और विदेश में जाकर ये मैसेज दे सकें कि देखो हमारे लोगों को, आम लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए बोल दिया है कि 6 भारतीय फाइटरों को मार दिया गया है, और एलओसी की जो चेक पोस्ट थी उसको भी गिरा दिया गया है, जिसमें 3 राफेल थे, 2 सुखोई। इसको पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इस तरह से गीत गाया और उनको खुश करने के लिए हमने सब ऐसा कर दिया। तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर इधर उधर चल रहा है, ISPR, ये पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर हैं भारत, इन्होंने ये बोला कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 8 लोग मरे और 35 लोग घायल हुए। अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग लोग। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार पटक दे दी है, हर बार पटक खाने के बाद भी वो जैसे उसकी एक आदत बन गई है पाकिस्तान की। ये एक कहावत है ना कि किसी को अगर पीट दो तो पीटने के बाद फिर से कपड़े झाड़कर खड़ा हो जाता है, कि अब के मार के दिखा तो जाने। हर बार भारत मारता है और वो कपड़े झाड़कर खड़ा हो जाता है। अब जब ये 7 मई 2025 को मीडिया में खबर आती है, लोगों तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, वो वाकई दिल जीतने वाला था जो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, इन्होंने बहुत कम समय में यानी कि महज 15 दिन के अंदर एक सटीक प्लानिंग की, जो खुफिया एजेंसी के माध्यम से जानकारी मिली। आतंकवादी प्रशिक्षण के ठिकानों की उसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो कर्तव्य दिखाया है, अपना जो स्किल्स दिखाए हैं, वो वाकई सैल्यूट के हकदार हैं। और सैल्यूट के हकदार क्यों ना हो, क्योंकि ये एक नया भारत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, ये बताना है कि जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के पास जो वेसन घाटी है, वहां पर देश भर के अलग अलग सैलानियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया था, टूरिस्टों को मारा गया था, उनको बेवजह मार दिया गया था, उसका बदला लेने की जो कहानी है, वो वाकई जो भारत की सेना है उसको सैल्यूट के वो हकदार हैं। हम उसको बार बार सैल्यूट करते हैं। जाते जाते मोहम्मद आबान है और राजेश कुमार है, इनका आज बर्थडे है, इनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।